Children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discussed about the torque experienced by a current carrying coil inside magnetic field. And now we have to study about the moving coil galvanometer. This moving coil galvanometer is based on the previous topic, torque experienced by a coil. First of all, we have to know that what is galvanometer. Galvanometer is a device which is used to detect current in a circuit. किसी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है. ये अमीटर से ज़्यादा सेंसिटिव होता है. इसका मतलब अमीटर से कम अमाउंट के भी करंट को हम इससे आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं. ठीक है. जनरली इट इज़ नेम्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बिकॉज इट यूजेज अ करंट कैरिंग कॉइल विच रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉर्क, विच इज़ आवर लास्ट टॉपिक. यानी कि ये जनरली मूविंग कॉइल जिसमें करंट फ्लो होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है, उसी पर बेस्ड है, इसलिए इसका नाम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रखा गया है. व्हाट इज द प्रिंसिपल? द प्रिंसिपल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. इट्स ओके. इज इट रिटन? नाउ व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? तो कंस्ट्रक्शन इसका जनरली हम यहाँ पर लिखा तो हुआ ही है, इसको रीड करने के बजाय यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं फिगर को. द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंटेन्स टू रेडियल मैग्नेट्स, as this is north pole and this is south pole, which produces continuously radial magnetic field. Radial magnetic field means the magnetic field concentrated to a single point, which is this point. यानी कि ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर देखें तो आकर के इस पॉइंट पे कनेक्ट होंगे. इधर से भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं वो सभी सेंटर से आउटवर्ड स्प्रेड होते हुए जा करके साउथ पोल में एंटर कर रहे हैं. नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं, साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं. अभी हम बात करेंगे कि क्यों रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है. दूसरी ओर ये आपका जो है कॉइल है, जो यहाँ पर लाइनें दिख रही हैं, ये आपका कॉइल है जिसका अगर हम वर्टिकल, ये टॉप व्यू है, यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को ऊपर से देखा गया है, और ये है फ्रंट व्यू. तो फ्रंट व्यू में आप देखिए ये आपके कॉइल्स हैं, जनरली स्पाइरल के फॉर्म में, रेक्टेंगुलर स्पाइरल के फॉर्म में कॉइल्स लगे होते हैं. ऊपर से देखोगे तो आपको ये व्यू दिखेगा. ओके. तो ये आपका कॉइल है. ये जो दिख रहा है पाइवट टाइप का स्प्रिंग है नीचे, यहाँ पर जो है ये स्प्रिंग नीचे की तरफ लगा हुआ है. यहाँ जो नीचे दिख रहा है, देखिए हेयर स्प्रिंग लिखा हुआ है, वो स्प्रिंग यहाँ पर दिख रहा है आपको स्पाइरल शेप में. अब होता क्या है कि जैसे ही इस कॉइल में, जैसे कि फ्रंट व्यू हम देखते हैं, ये एक सिलिंड्रिकल आर्मेचर है जिसके ऊपर आपका स्पाइरल, रेक्टेंगुलर स्पाइरल के फॉर्म में कॉइल है, और कॉइल का एक एंड इधर से बाहर निकला हुआ है और दूसरा एंड इधर से बाहर निकला हुआ है, टर्मिनल. यहाँ आप जब करंट को कनेक्ट करते हो तो इस कॉइल के थ्रू करंट फ्लो होगा, और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये दो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखे गए हैं. और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अरेंज हैं, जैसा कि आपको लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था कि किसी भी कॉइल में टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी. टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब आपका जो प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो. टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो देखिए यहाँ पर स्मॉल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द कॉइल, व्हिचएवर मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास परपेंडिकुलर टू द कॉइल. देखिए ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो इस कॉइल के परपेंडिकुलर जाएंगे, तो टॉर्क इस पर मैक्सिमम लगे. इस वजह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया जाता है. तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू मैक्सिमाइज द टॉर्क. टू मैक्सिमाइज द टॉर्क रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड. अगर प्लेन मैग्नेटिक फील्ड होता तो टॉर्क उतना नहीं होता जितना अभी है. ठीक है. तो जैसे ही यहाँ पे करंट ऑन होता है तो ये जो आपके कॉइल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में हैं, तो ये टॉर्क की वजह से डिफ्लेक्ट होते हैं, और जैसे ही डिफ्लेक्ट होगा तो आपका नीडल भी रोटेट करेगा. जबकि नीचे स्प्रिंग लगा होता है
जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। मान लीजिए जैसे ही ये डिफ्लेक्शन शुरू करना किया, ये डिफ्लेक्ट करके यहाँ से 5 पे चला आया और उस समय स्प्रिंग नीचे जो है टाइट हो रहा होगा, ये जो स्प्रिंग है, क्योंकि जैसे ही कॉइल रोटेट करेगा तो ये स्प्रिंग नीचे टाइट होगा, और जब जो कॉइल का टार्क है वो स्प्रिंग के रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो जाएगा तो आपका कॉइल रोटेशन करना बंद कर देगा। जैसे यूं समझ लीजिए एक स्प्रिंग हो, स्प्रिंग पर हम फोर्स लगा के खींचते हैं, ठीक है, स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स होता है और हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। जब तक हमारा फोर्स उसके रीस्टोरिंग फोर्स से ज़्यादा होता है वो स्ट्रेन होता है, तनता है, और जैसे ही उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है हमारे फोर्स के इक्वल हो जाता है तो उससे आगे हम उसको नहीं खींच सकते। सेम वही है कि नीचे जो ये हेलिकल स्प्रिंग है वो जो है टाइट होता है जैसे ही ये निडल रोटेट करेगा, और जब कॉइल का टॉर्क आपके स्प्रिंग के टॉर्क के इक्वल हो जाता है तो उस समय जाकर के आपका निडल क्या होगा, रुक जाएगा। और इसको हम कैलिब्रेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया और ये जाकर के यहाँ पर डिफ्लेक्ट होकर के आ गया तो यहाँ 1 एम्पियर का मार्क कर देंगे, इतनी ही दूरी पर आगे 2 एम्पियर का, और ऐसे हम मार्किंग कर देते हैं। तो ये आपका कैलिब्रेशन का वर्क होता है। तो ये इसके मेन पार्ट्स होते हैं। तो वेस्टर्न टाइप या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो आपका मैग्नेट होता है, रेक्टेंगुलर हेलिकल कॉइल होता है, स्पाइरल कॉइल होता है, और यहाँ पर आपका टॉर्सन स्प्रिंग होता है नीचे, जिसको पाइवोट स्प्रिंग भी कहते हैं, हेयर स्प्रिंग भी कहते हैं, सिलिंड्रिकल कोर होता है, और सॉफ्ट आयरन कोर का ये सिलिंड्रिकल पोल होता है, और नीचे बेयरिंग होते हैं, और टॉप पार्ट से जो है नीडल यानी पॉइंटर लगा होता है। जैसे ही कॉइल रोटेट करेगा ये पॉइंटर जो है आपका डिफ्लेक्ट होता है, और जिस समय आपका स्प्रिंग का रीस्टोरिंग टॉर्क कॉइल के टॉर्क के इक्वल हो जाएगा तो ये पॉइंटर वहीं पर रुक जाता है। तो जितना करंट हम बढ़ाएंगे पॉइंटर वैसे ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता जाता है, क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन भी कर दिया, इसको आप नोट कर लेंगे। अब बात आती है इसकी थ्योरी की, थ्योरी एंड वर्किंग। तो आपको जैसा कि पता है जब कोई रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो NIAB साइन थीटा होता है, या NIA कह सकते हैं हम उसको। यहाँ पर देखिए सारा ये फिगर में वैल्यू दिया हुआ है, हम डायरेक्ट फार्मूले पे आते हैं। टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कैलकुलेट करते हैं तो हमें NIBA साइन की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं ताकि मैक्सिमम जो एंगल हो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के प्लेन के बीच वो 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर साइन 90 का वैल्यू रख दिया गया, NIBA आ गया आपका टॉर्क का वैल्यू। अब आते हैं हम स्प्रिंग के रिस्टोरिंग टॉर्क की बात करते हैं। तो टॉर्क का जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है वो एंगुलर डिफ्लेक्शन अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि नीडल जो डिफ्लेक्ट करता है जितना डिग्री एंगल डिफ्लेक्ट करेगा उसको हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू K इंटू अल्फा। अब जो है नीडल का डिफ्लेक्शन कब तक होगा, कब तक नीडल जो है टार्क की वजह से डिफ्लेक्ट होता रहेगा, जब तक कि कॉइल का टार्क आपके स्प्रिंग के टॉर्क के इक्वल ना हो जाए। तो इसलिए दोनों टार्क को यहाँ इक्वल कर दिया गया है। रिस्टोरिंग टार्क आप स्प्रिंग इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्टिंग टार्क, यहाँ से आपका K अल्फा इज इक्वल्स टू NIBA हो गया। अब अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना है कि कितना एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा, तो हो जाएगा आपका NBA अपान K अल्फा इंटू I। जरा देखिए नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट है, एक बार जो मैग्नेट लगा दिया गया वो कांस्टेंट है। एरिया भी कॉइल का आपका कांस्टेंट ही होता है, बदलता नहीं है। K भी आपका रिस्टोरिंग टार्क कांस्टेंट है, ये भी आपका टॉर्सन कांस्टेंट भी कहते हैं, कांस्टेंट है। तो सिर्फ यहाँ वेरिएबल क्या है, आप जो एक्सटर्नल करंट सप्लाई कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर को उसी को वेरी करा सकते हैं। इसका मतलब जो अल्फा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, जितना आप करंट बढ़ाओगे उतना ही आपका अल्फा की वैल्यू यानी नीडल का या पॉइंटर का एंगुलर डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि जो एंगुलर डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, क्योंकि उसको छोड़ के बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो कांस्टेंट्स हैं। ओके, अब बात आती है कि करंट को अगर हम कैलकुलेट करें तो
तो करंट को अगर कैलकुलेट करोगे I इज इक्वल्स टू तो हो जाएगा K/NBA इंटू अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से हो जाएगा K/NBA अल्फा, या इसी को हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट G। K/NBA को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है G इज इक्वल्स टू K/NBA, तो आपका इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। देखिए आगे लिखा भी है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या करंट रिडक्शन फैक्टर भी कहते हैं इसको हम। अब बात आती है कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट G का वैल्यू क्या होगा, तो G का वैल्यू I/अल्फा होगा। ओके, अब जो है I और अल्फा का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिल जाएगा K/NA। तो G की वैल्यू तो आपको पहले ही पता है K/NBA है, तो ये आप याद रखेंगे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब बात आती है सेंसिटिविटी क्या होती है गैल्वेनोमीटर की। तो किसी भी डिवाइस की सेंसिटिविटी हम किसे कहते हैं पहले समझा जाए। कोई भी डिवाइस जितना कम से कम मेजरमेंट कर सके, जैसे आप देखते होंगे दुकान पर, सोने के दुकान पर जो वेइंग स्केल रखा होता है वो बहुत ही स्मॉल मेजर्स तक मेजरमेंट कर लेता है, यानी कि पॉइंट के तीसरे या चौथे प्लेस तक वो मेजरमेंट करता है। जबकि वहीं आलू तौलने वाला जो किलोग्राम वेट है वो उसमें तमाम बैलेंस होता है, 10-15 ग्राम वो हमेशा एक्स्ट्रा दे देता है या कम दे देता है। लेकिन सोने वाला अगर 10-15 ग्राम एक्स्ट्रा दे दिया तो उसका हज़ारों का नुकसान हो जाएगा, 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस रखता है ताकि अगर मिलीग्राम नैनोग्राम में भी मेज़र हो तो उसको वो क्या कर सके, मेजरमेंट कर सके और उसका वो प्राइस ले सके आपसे। उसी तरह से किसी डिवाइस की जो सेंसिटिविटी होती है वो कितना कम से कम मेजरमेंट कर सकता है, इसी को उसकी सेंसिटिविटी कहते हैं। जैसे कि ट्रक तौलने वाले कांटे के ऊपर अगर 5 ग्राम का आप सोना रख दें तो वो कुछ भी नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है। जो ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस होगा वो कम से कम मेजरमेंट ले सकता है, स्मॉल से स्मॉल अमाउंट को मेजर कर सकता है। तो सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज स्केल डिफ्रैक्शन व्हेन अ स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट, यानी कि जब स्मॉल करंट या वोल्टेज आप लगाएंगे तो लार्ज डिफ्लेक्शन शो करे, उसी को हम ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस कहते हैं। अब आती है बात करंट सेंसिटिविटी की। तो करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। डिफ्लेक्शन को हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया है और करंट आपका आई उसमें फ्लो किया जा रहा है, तो करंट सेंसिटिविटी को IS से रिप्रेजेंट करते हैं। S रिप्रेजेंट सेंसिटिविटी एंड I रिप्रेजेंट करंट। करंट सेंसिटिविटी इज α/I एंड द वैल्यू ऑफ α/I इज 1/G और 1/G का वैल्यू होगा NBA/K। तो ये आपका करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। दूसरी तरफ है वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो ये भी सिमिलर वे में डिफाइंड हुआ है। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड थ्रू द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस जो डिफ्लेक्शन होता है यानी VS इज इक्वल्स टू α/V। α/V को हम α/IR लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू IR। और यहाँ पर आप जो है α/I को NBA/K लिख सकते हैं, R आपका एज यूजुअल रहेगा, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होता है वो आपका करंट सेंसिटिविटी अपॉन R होता है। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी का वैल्यू NBA/K है। तो इस तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी भी गैल्वेनोमीटर का पूछा जाता है। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड अमीटर, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। इट्स ओके, नाउ दिस टॉपिक इज फिनिश्ड।